हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर एक बार आपका कल परीक्षा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2, वर्ग 3 और हॉस्टल वार्डन के लिए इम्पॉर्टेंट मैथ सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो फिर चलते हैं मैथ्स के सवालों की ओर। अब हमारे पास पहला सवाल है कि 3 के ऊपर 65 की घात, 6 के ऊपर 59 की घात और 7 के ऊपर 71 की घात यदि हम आपस में गुणा करें तो में कौन सा इकाई अंक आएगा, ये बोला गया है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट, जब भी इकाई अंक से रिलेटेड सवाल आए तो लिख लेना यदि अंकों का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, आपके पास आ जाए 5 हो, 6 हो तो उसे ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। मतलब कहा जाए यदि इकाई अंक में आपके 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए तो उनको आप जैसे का तैसे आप लिख सकते हो। और उसके बाद हम 4 और 9 के केस में देखते हैं यदि इकाई अंक 4 है और घात, यदि ये जो घात है मान लीजिएगा सम का घात है ना, इकाई अंक 4 है और घात यदि सम का है तो उसकी इकाई अंक में आप कौन सा अंक लिखना है, आपको 6 लिखना है। और यदि घात विषम का है तो इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार आपके 9 के केस में क्या होगा, यदि इकाई पर अंक जो है 9 है और घात यदि सम का है तो उसका इकाई अंक 1 होता है। और यदि मान लो घात विषम का है तो उसका इकाई अंक हमेशा 9 होता है। और आपके पास फिर बच गए, एक तो बचा 2, 3, 7 और 8। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा। 4 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसी को आप उस संख्या का घात मानिएगा और आप आसानी से सवाल को फिर हल कर सकते हैं। तो देखते हैं सवालों को। अब जैसे आपके पास है यहाँ पर 3 के ऊपर 65 की घात। अब हम देखते हैं कि 3 इस श्रेणी में आ रहा है, 4 से भाग देने वाले में, तो हम 4 से इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। 4 से भाग देने पर कितने बार में चले जाएगा, 16 चौके 64 होता है। कितना शेष बच गया, 1। इसका मतलब 3 के ऊपर कितने की पावर हो गया, 1 की पावर इनटू। अब आपके पास है 6 के ऊपर 59 की घात। और मैं आपको पहले बताया हूं कि इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बात करते हैं 7 की। तो 7 इस श्रेणी में फिर आता है जिसमें हम 4 से भाग देकर इकाई अंक डिसाइड करते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग देने पर 17 चौके आपके पास 68 होता है। तो कितना बच गया, 3 शेष बच गया। इसका मतलब है 7 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। आगे हम इस सवाल को यहां पर लिख लेते हैं, है ना। 3 के ऊपर यदि 1 की पावर है इसका मतलब 3, है ना। 6 का 6 लिख दीजिएगा। और 7 के ऊपर यदि 3 का पावर है मतलब 7 के ऊपर 3 की पावर मतलब होता है 343। अब इसके जितने भी इकाई अंक है इनका आपस में गुणा कर दीजिएगा। तो 3 छक्के 18 और 8 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 8 तिया 24। तो इकाई अंक क्या बन जाएगा आपके पास, 4। तो इकाई अंक जो होगा आपके क्या होने वाला है, वो है 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 के ऊपर 61 की पावर प्लस 4 के ऊपर 62 की पावर प्लस 4 के ऊपर 63 की पावर प्लस 4 के ऊपर 64 को पूर्ण रूप से विभाजित किया जाता है। दोस्तों इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आप सबसे बेहतर ये है कि आप 4 के ऊपर जो 61 की पावर है उससे आप एक कम लीजिएगा। मतलब मैं ले लिया 4 के ऊपर 60 की पावर को, क्या निकाल ले, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिएगा। अब जब हम 4 के ऊपर 60 की पावर को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, तो पहले बच जाएगा 4 की पावर 1, फिर सेकंड में कितना बच जाएगा, तो 4 की पावर 2, थर्ड में 4 की पावर 3 और फोर्थ जगह क्या बचने वाला है, 4 की पावर 4। आगे हल कर लेते हैं। 4 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा आपके पास 4, 4 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा आपके पास 16 और 4 की पावर 3 मतलब हो जाएगा 64 और 4 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 256। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिएगा। तो 4 और 16 हो गया आपके पास 20 और 64 और 56 मिला के हो जाएगा आपके पास कितना, 320 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जोड़ने पर हो गया 334।
340। कितना हो गया 340। अब हम ये देखेंगे कि क्या 340 को 10 काट सकता है, 13 काट सकता है, 11 या 3। तो एक ही अंक है आपके पास, वो है आपके पास 10, जो 340 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं एक चीज फिर से बता देता हूं कि जो एवरेज का मतलब क्या होता है, तो एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आपके पास जो यदि हमको एवरेज चाहिए तो योग में से यदि उसकी संख्या को भाग दे देंगे तो अब हमको क्या मिल जाता है, एवरेज। अब आपके पास योग कितना दे रखा है, 33 दे रखा है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षण की संख्या कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 3 दे रखा है। हम 3 से इसको क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो भाग देने पर कितना आ जाएगा आपके पास, 11। अब हम ये देखें कि 3 लगातार, क्रमागत का मतलब होगा लगातार, है ना, विषम संख्याओं का योग 33 है, अर्थात उसका एवरेज कितना आ गया, 11। अब हम ये कहेंगे कि प्रथम संख्या और ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। मैं एक चीज और बता देता हूं कि जब संख्याओं के बीच समान अंतर होता है तो बीच वाली संख्या सभी संख्याओं का क्या हो जाता है, औसत। तो आपका औसत का क्या होने वाला है, 11। क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप जानते हो कि सम हो चाहे विषम संख्या हो, जब वो लगातार होते हैं तो उनके बीच कितने का डिफरेंट होता है, आप कहोगे जी 2 का डिफरेंट। अतः नेक्स्ट संख्या 2 बड़ा होगा, तो 11 में 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 13। अतः सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाला है, तो आप कहोगे 13। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके पास नेक्स्ट सवाल है, 200 से 400 के बीच ऐसी समस्त संख्याएं जो 7 से भाज्य है, उनका योग क्या होगा। तो हम सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को हल करने से पहले एक चीज हम बता देते हैं कि ये आपके पास कितने हैं, 200। सबसे पहले आप 200 को 7 से भाग दे दीजिएगा, तो आप कहोगे 7 एकम 7, और ये हो गया 7 दूनी 14, बच गया आपके पास 6, हो जाएगा 60, और 7 ही 8 ही 56। तो लगभग कितनी संख्या है, 28 संख्या। अब हम क्या करेंगे, 400 को भी किससे भाग दे देते हैं, 7 से। तो आप कहोगे कि 7 एकम 7 और 7 पना हो गया 35, आपके पास बचा 5 और हो जाएगा 0, मतलब 50। अब 7 का पहाड़ा 50 तक पढ़ेंगे तो 7 ही 7 49। मतलब यदि हम इनके बीच डिफरेंट करें तो कितने संख्याएं होंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 200 और 400 के बीच ऐसे 29 संख्या है जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। अब हमको ये देखना है कि 200 के, क्योंकि ये बोला गया क्राइटेरिया दिया गया है कि 200 से 400 के बीच, मतलब 200 के से पहले वाले हम 7 के गुणज को नहीं ले सकते और ना ही 400 से ऊपर वाले 7 के गुणज को ले सकते। हम क्या करेंगे, 200 और 400 के बीच के गुणज को लेंगे। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 200 से ऊपर यदि कोई गुणज है तो आता है आपके पास 203। 7 के यदि कोई मिनिमम गुणज है वो भी 200 के करीब तो होता है 203, और 400 से के करीब की बात करें तो हो जाता है आपके पास क्या, 399। अब हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 203, मतलब नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 210, है ना। इस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला क्या है योग का, तो योग का फार्मूला होता है, एक तो आप लिख सकते हो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 और इनटू सभी संख्याओं का संख्या, है ना, मतलब संख्याओं की संख्या, या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट, कितने संख्या होंगे वो। अब प्रथम संख्या आपको क्या मिल गया, तो प्रथम संख्या आपके पास 203 है। अंतिम संख्या क्या है आपके पास, तो अंतिम संख्या हो जाएगा आपके पास 399 डिवाइड बाई 2, और टोटल कितने संख्या है 200 और 400 के बीच जो 7 से पूरी तरह से विभाजित होते हैं, तो उनकी संख्या है आपके पास 29। अब आगे जब हल करोगे कि 203 और 399 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 602 हो जाएगा। क्या कितना होने वाला है, 602। हमने लिख दिया 602 डिवाइड बाई 2 इंटू 29। आगे हल कीजिएगा, 2 एकम 2,
और ये कट जाएगा कितने बार में, 301 बार में, और गुणा 29। अब 301 को यदि हम 29 से भाग देते हैं तो आप देखोगे कि यूनिट डिजिट में क्या है, यदि 9 का गुणा 1 के साथ करें तो इकाई अंक क्या आना चाहिए, 9। तो इकाई अंक कहाँ पर 9 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्योंकि इकाई अंक क्या है यहाँ पर 9। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1764 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ, वर्गमूल कैसे आसानी से आप निकाल सकते हो। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जैसे सवाल को हल करने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे एक का वर्गमूल, वर्ग कितना होता है 1, उसी प्रकार 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग आपका होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग हो जाता है 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग हो जाएगा आपके पास 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग हो जाता है आपके पास 81। अब हम ये देखते हैं कि देखो यदि 1 के वर्गमूल की इकाई अंक क्या है 1, उसी प्रकार 9 के वर्ग की इकाई अंक क्या है आपके पास 1 मिला। 2 के वर्ग की इकाई अंक क्या है 4, उसी प्रकार 8 के वर्ग की इकाई अंक भी क्या है 4 है। 3 के वर्ग इकाई अंक 9 है, उसी प्रकार 7 के वर्ग की इकाई अंक भी 9 है। 4 के वर्ग की इकाई अंक 6 है, उसी प्रकार 6 के वर्ग इकाई अंक 6 है। तो हम ये डिसाइड करते हैं, अब जैसे आपके पास सवाल क्या है 1764, इसका क्या ज्ञात करना है हमको, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लास्ट के 2 अंकों को क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन करते हैं। हमेशा वर्ग में लास्ट के 2 अंकों को ही अंडरलाइन किया जाता है। और आप ये देखोगे कि उसका इकाई अंक क्या है, तो उसका इकाई अंक है आपके पास 4। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि 4 किस किस संख्या के वर्ग के इकाई अंक में आता है। तो आप कहोगे तो 4 आ जाएगा 2 के, है ना, 2 के वर्ग की इकाई अंक में क्या है 4, मतलब एक संख्या क्या हो सकता है आपके पास 2 हो सकता है। दूसरी संख्या है आपके पास 6 नहीं है 8 है ना, 8 के वर्ग की इकाई अंक में क्या पड़ता है 4, मतलब सेकंड वाला जो संख्या क्या हो सकता है 8 हो सकता है। अब हमारे पास कितने अंक बच गए, हमारे पास बच गए 17, मतलब 2 अंक। अब हम क्या करेंगे 17 के से नीचे और उसके सबसे करीबी वर्ग संख्या या वर्गमूल संख्या देखते हैं। तो इसके जस्ट नीचे पड़ता है आपके पास 16 यदि ये कोई वर्ग संख्या, और उससे ऊपर पड़ता है 25। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट वाले जो अंक होता है वो हमेशा छोटा वाला वर्ग का ही होता है। तो छोटे वाला वर्ग का मूल क्या है आपके पास यहाँ पर 4। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इकाई अंक पर 2 हो सकता है 8, ये डिसाइड करेगा 16 और 25। अब आपको ये बताना है कि 17 के करीब 16 सबसे करीब में है या 17 के करीब में 25 है। तो आप कहोगे कि 17 के करीब में कौन सा अंक है, कौन सी वर्ग संख्या है, तो है 16। और 16 इन दोनों में छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहोगे छोटा है। क्या है, छोटा। तो हमारा अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक छोटा वाला। इसका मतलब 1764 का वर्गमूल क्या होने वाला है 42। क्या हो जाएगा 42। ये तो एक तरीका है। यदि हम इसी का सेकंड तरीका देखें तो इसको आप इस टाइप से भी बना सकते हो। इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। वर्गमूल आपके पास कितना है 1764 है। ये है ना भाग विधि, इसमें हम क्या करते हैं 2 अंकों को क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 17 के करीब वर्ग संख्या, तो 17 के करीब यदि कोई वर्ग संख्या है तो वो है 4, है ना। और ये 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 16। इन दोनों में डिफरेंट करने पर कितना हो जाएगा 1। जिस 4 से यदि हम उसको भाग देते हैं उसी 4 को क्या कर देना है, एक बार जोड़ देते हैं वहां पर। अब हम ये कहेंगे कि 4 और 4 कितना हो गया 16, और 17 में 16 को घटाएं तो कितना है, अरे 16 नहीं हो सकता 8 होगा, है ना। और 17 में 16 को घटाएंगे तो कितना आया 1। अब जो अंक बच गया आपके पास 64, उसको उतार देते हैं तो कितना हो गया ये 164। अब आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सा अंक रखें और उसी अंक से भाग दें कि कितना हो जाए 164 के हो जाए। तो मैं कहूँगा यहाँ पर फिर आप रखिएगा 2 और 2 से भाग दीजिएगा। 2 रखने पर क्या होगा, 2 दूनी 4, 8 और दूनी 16। तो आप देख पाओगे घटाने पर क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। अतः आपके वर्गमूल क्या होने वाला है 64। तो ये भी तरीका है वर्गमूल ज्ञात करने का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 60 72 को
पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए। अब आप एक चीज बताना मुझे, यदि जोड़ी जाए करके बोले तो जो आप भागफल विधि अपनाओगे उसमें आप अधिक तक गुणा करना है आपको, और जब आपको घटाई जाए करके है ना बोले तो आपको वहां पर कम तक गुणा करना है। जैसे इस सवाल को और अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं, अब आपके पास है 60 72 है ना, इसके लिए सबसे बेस्ट विधि है आपके पास भागफल विधि। हम क्या करते हैं, दो दो अंकों को क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 60 से करीब है ना, उसके नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। जब भी आप वर्ग निकालना तो 60 के ऊपर नहीं जा सकते, बल्कि 60 से नीचे आना पड़ेगा। तो 60 से नीचे कोई वर्ग संख्या है तो है 7, 7 का वर्ग है ना, और 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे जी 49 होता है ना। जिस 7 से हम भाग देते हैं उसी 7 को हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं। तो 7 और 7 कितना हो गया, तो आप कहोगे 14 हो गया। और 60 में यदि हम 49 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 11। अब हमारे पास कौन से अंक बच गए, 72, तो हम उस 72 को लिख देते हैं। अब मैं बोला हूं कि आपको 1172 से ऊपर जाना है ना, नीचे आप गुणा नहीं कर सकते। जो भी आपका अंक आएगा गुणा करने के बाद वो 1172 से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। किस केस में, जब वहां पर जोड़े जाने की बात कहे तब। यदि यहाँ पर घटाए जाने की बात करते तो हम क्या करते, 1172 से ऊपर नहीं जा सकते, बल्कि हमको उसके नीचे रहना होता। लेकिन यहाँ पर जोड़े जाने की बात किया गया है, इसलिए हम 1172 तक से ऊपर की संख्या तक जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा अंक रखेंगे यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम 8 रख कर देखते हैं, क्या 8। तो 8 का गुणा 8 के साथ करने पर कितना हो जाएगा, 8 ही 8 64 की 4, हाथ के 6। 8 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 8 चौके 32, 32 और 6 कितना हो गया, तो 32 और 6 हो जाता है 38। तो 38 की लिख देते हैं 8, हाथ के 3। फिर 8 का गुणा 1 के साथ 8 एकम 8, 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया है ना। कितने बार में, 8 बार में। अब एक चीज बताओ, ये 1172 से क्या है, अधिक है। अब अधिक किसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं इतना अधिक हो जाओ कि 1172 का दुगना, ऐसा नहीं, उसके करीब, लेकिन उससे बड़ा होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि भाई यदि 1184 ये कंप्लीट रहता, कौन, ये जो 72 बचा है 1172 ना होकर वो 1184 होता, तो मैं ये कह सकता था कि वो पूर्ण वर्ग हो जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी है, उसको जरूरत 1184 की थी। यदि 1184 होता तब वो 78 का होता, लेकिन यहाँ पर 1172 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितना जोड़ने की जरूरत थी, तो 1184 और 1172 में डिफरेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12। क्या आ जाएगा, 12। अतः मैं कह सकता हूँ कि यदि 12 में इस संख्या में है ना 6072 में 12 जोड़ देता तो वो पूर्ण वर्ग क्या हो जाता, बन जाता। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, 12। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत मजेदार होते हैं। मैक्सिमम लोग इस टाइप के सवाल को पीछे तरफ से हल करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सवाल को पीछे से नहीं बल्कि आगे से हल करने में ज्यादा बेनिफिट रहता है ना। जैसे है ना, हमको इन सवालों से मतलब नहीं है ना, चाहो तो आप इनको डाटाओं को आप काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनको आप अपनी इच्छा अनुसार काट भी सकते हो। हमको मतलब है सिर्फ ये वाली डाटा से। अब इसके भी कुछ क्राइटेरिया है। जैसे हमारे पास क्या है, 8, क्या बच गया, 8। अब मैं ये कहूंगा कि यदि 8 है तो 8 के यदि डिफरेंट 1 है ना, यदि 8 में 1 जोड़ने पर यदि कोई वर्ग संख्या प्राप्त हो जाता है तो उस संख्या को नहीं लेना है। एकदम निकट वाले जिनके भी डिफरेंट 1 का हो, 1 का डिफरेंट हो है ना, डिफरेंट कितने का हो, 1 का हो, उसको नहीं लेना है। तो 9 तो 1 का डिफरेंट हो गया, इसको नहीं लेना है। तो 9 से ऊपर कोई वर्ग संख्या और है तो आप कहोगे कि 9 से ऊपर कोई वर्ग संख्या बनता है तो वो है 16। कौन सा है, 16। और 16 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे जी तो फिर तो 16 किसका वर्ग होने वाला है, 4। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस टाइप के केस में हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट में जो भी आपके पास है ना, शुरू में जो भी आपके पास अंक है ना, यदि प्लस का चिन्ह है तो आप ऊपर जाना है ना, और करीब वाले वर्ग संख्या को देखना है। और यदि यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो आप जस्ट उसके नीचे वाले कोई भी वर्ग संख्या होता उसी को आप अपना आंसर मानकर चलिएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 तथा लघुत्तम समापवर्तक 1221 है। यदि एक संख्या
11 111 है तो दूसरी संख्या होगी। मैं कल भी इस टाइप के सवाल को बताया था, है ना। हमारा फार्मूला बनता है कि प्रथम संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम का गुणा एचसीएफ, यही होता है। अब आप बताओ कि यहाँ पर आपका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 37, एलसीएम कितना दे रखा है, तो आपका एलसीएम दे रखा है 1221, और यहाँ पर एक संख्या क्या दे रखा है 111। तो हमको कौन सी संख्या ज्ञात करना है, सेकंड संख्या ज्ञात करना है, यही है। अब आप काट कर देखिए कितने बार जाएगा, ये कटेगा, कितने बार में कट जाएगा ये, तो आप कहोगे कि क्या 11 बार में कट रहा है क्या, देखो, है ना। हम इसको काटते हैं 111 से, 111 कम 111, कितना बच गया आपके पास, 11 बच गया, 111 कम 11, है ना। मतलब पूरे 100 कितने बार में कट गया, 11 बार में। मतलब सेकंड संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 11 का गुणा 37 के साथ। तो आप कहोगे कि 11 7 77 की 7, हाथ की आई 7, और 11 तिया 33, 33 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे जी 40। अतः जो सेकंड संख्या होगी वो कितना होना चाहिए आपके पास, 407। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 घंटा 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत। एक चीज बता दो मुझे कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे जी 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे 60 सेकंड होते हैं। गुणा मत कीजिएगा, बस यहीं तक रुक जाइएगा। अब बात किया गया है कि 1 मिनट 72 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 72 मतलब मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि 60 सेकंड प्लस 72 सेकंड, 12 सेकंड, टोटल कितना हो गया, 60 और 12 टोटल 72 सेकंड हो गया। और नीचे में कितना है, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, चलो गुणा ही कर देते हैं, 6 6 के 36, 3600 सेकेंड। और अब परसेंट निकालने के लिए हम किसका गुणा कर देते हैं, 100। तो आप कहोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 36 कम 36 और 36 दूनी 72। मतलब कितने परसेंट की बात कर रहा है वो, 2% की। कितने परसेंट की, 2%। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 20% से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 13,000 है तो एक वर्ष 50 जनसंख्या क्या होगी। अब यहाँ पर यह बोला गया है कि जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गया, तो आप कहोगे जी 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया, इसका मतलब पहले 100% था, और 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 120%, यही होगा। इसको हम काट सकते हैं क्या, 20 से 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120। मतलब पहले जनसंख्या 5 था, अब जनसंख्या कितना हो गया 6। 5 की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 5 की वैल्यू दे रखा है आपके पास 13,000। कितना दे रखा है, 13,000। तो मैं ये कहता हूँ 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। एक की वैल्यू कितना आ गया 2600। एक की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2600। तो बताओ 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तब तो 6 की जो वैल्यू है ना, हम इसमें यदि 2600 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपको बताना है जितना। तो 6 जो 2 जीरो का 2 जीरो लिख दीजिएगा, 6 6 36 की 6, हाथ क्या है 3, 6 दुनिया 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा आप 21। तो कितना हो जाना है, छः 36 के 6 हाथ के 3, 6 दिन और गड़बड़ गुणा कर दिया क्या, है ना। यहाँ पर हम कितने का गुणा कर देंगे 2600 का, क्योंकि एक का मान कितना हो गया 2600, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2600 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 6 6 36 की 6, हाथ क्या है 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। अतः 15,000 क्या हो जाएगा आपकी जनसंख्या 600। 15,600 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमित का वेतन अशोक के वेतन से 30% अधिक है, तो अशोक का वेतन अमित से कितना प्रतिशत कम होगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति के बारे में बोला गया है, एक तो अमित
अमित और एक है आपके पास अशोक। अब अमित का जो वेतन है अशोक के वेतन से 30% है। मैं ये कह सकता हूँ कि अशोक का वेतन 100% होगा, तब अमित का वेतन कितना होगा? तो आप कहोगे जी 130%, तभी 130% अधिक होगा। अब हम क्या कर देते हैं, 0 से 0 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो फिर बोला गया है तो अशोक का जो वेतन अमित से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देख पा रहे हो कि अमित से कितना कम है अशोक का वेतन। अमित का 13 भाग है, अशोक का 10 भाग है, तो कमी कितने भाग कम है? तो आप कहोगे जी 3 भाग कम है। किसमें? अमित के वेतन से 13 × 100, ऐसा गुणा कर सकते हैं। अब आप 100 का गुणा 3 के साथ करोगे, क्योंकि 13 से तो 100 कटने वाला नहीं है, तो 3 का गुणा 100 के साथ करने पर कितना हो जाएगा? 300। और 300 को 13 से अपन क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिएगा 13 कम 13, 13 दूनी हो गया 26। अब आपके पास बच गया कितना? 4, मतलब हो गया 40, है ना। और 13 का 13 39, कितना बच गया? 1, है ना। तो 0 लगा सकते हैं। और 13 साते 91, इतने बार में 13 साते 91, मतलब कितने परसेंट की बात कर रहा है वो? तो हो जाएगा 23.07% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उनके खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो उस व्यक्ति की बचत में वृद्धि। दोस्तों जब भी इस टाइप के सवाल आए, बहुत आसान तरीके से आपको हल करना है और सवाल को लेंदी नहीं करना है ना। डाटा का सही उपयोग करना है, और आप डाटा का यदि जब से आप सही उपयोग करते हैं, बहुत आसान तरीकों से इन सवालों को बना सकते हैं। इसी बीच में एक चीज और कहना चाहूंगा, ऐ आसमान तू जितना बरसना है बरस, मैं बाज हूँ बाज नहीं आऊंगा, सभी मुश्किलों को पार करके एक दिन सबसे ऊंची उड़ान उड़कर दिखाऊंगा। तो इस हौसले के साथ आपको तैयारी करना है, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देखते हैं सवाल की ओर। जैसे आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो आय वाय वाला केस होता है, जैसे आपको परसेंट से परसेंट का ही पूछे, है ना, परसेंट से परसेंट निकालने के लिए पूछे, तो आप 100% का कभी सहारा मत लेना, है ना। लेकिन यदि आपको परसेंट से रेशो के बारे में पूछे, तब वहां पर आप 100% का सहारा लेना, तो आप सवालों को अच्छे से बना सकते हो। जैसे आपके पास मैं बता देता हूँ, आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब होता है व्यय प्लस बचत, है ना। खर्च और जब बचत को हम जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होता है? हमेशा आय के बराबर होता है। अब यहां पर क्या है, एक तो होगा आपके पास खर्च प्लस बचत मिलाकर क्या बनता है? तो हम जानते हैं खर्च और प्लस बचत को ही हम क्या कह सकते हैं? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय, है ना। कहते हैं ना भाई, है ना। हमने 100 रुपये लेकर गए, है ना, 40 रुपये खर्च कर दिया, 60 रुपये बचा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 100 रुपये लेकर गए थे। अब कोई व्यक्ति क्या करता है? 75% खर्च करता है ना। 100% लेकर जाएगा, कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। अब मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति यदि 100 लेकर, है ना, 100 रुपये था उसके पास, उसने 75 रुपये खर्च कर दिया, तो कितना बचाएगा? तो आप कहोगे फिर 25 बचाएगा। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि 25 से काट सकता हूँ क्या? 25 कम 25 और 25 दिया 75। इसका मतलब ये है कि वो 3 भाग को खर्च कर देता है और कितने भाग को बचाता है? 1 भाग। तो उसकी टोटल आय कितना हो गया? 3 भाग खर्च में चले गया, 1 भाग बचा लिया, तो टोटल आय कितना था? तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। यही है टोटल आय। अब हम आगे बढ़ते हैं। उनकी आय में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि हो रही, तो आप 20 के यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। तो उसके खर्च में 15% की वृद्धि खर्च वाला ये है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है? तो आप कहोगे जी 15 की। अब सभी का गुणा कर दीजिएगा। 15 तो ये कितना हो गया? 45, और ये कितना हो गया? 20 चौके 80। अब यदि मैं इन दोनों में डिफरेंट करूं तो कितने का डिफरेंट आएगा? 80 में आप 45 को घटा दोगे तो आपके पास आने वाला है 35, और इस 35 से यदि आप 1 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 35% आपका राइट आंसर। अतः बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी थी? तो आप कहोगे बचत में फिर तो 35% की वृद्धि करनी थी। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल में क्या करना है, ये जो भी रेशो रहता है ना, ए का मान 1 है, इसी प्रकार बी का मान 3 है। एक और कंडीशन बनता है, जैसे मैं बता देता हूं। ए का मान लीजिएगा 1 दे दे, बराबर बी का मान दे दे 3।
है ना। तो ये दोनों कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं है ना। दरअसल बस उल्टा किया गया है। आप ए का मान 1 मान सकते हो और बी का मान 3 मान सकते हो। कहीं भी आपको के वे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ए का मान कितना दिया है 1, यहाँ पर दिया है 3, मतलब 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस, है ना। बी का मान दिया है 3, 3 में यदि हम 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। नीचे में 3a दिया गया है, मतलब 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, माइनस का चिन्ह दिया गया है। अब यदि हम 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। अब बताओ 3 और 6 कितना हो जाएगा, तो 3 और 6 होने वाला है 9, और 3 में यदि हम 6 को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा माइनस का 3। तो 3 एक कम 3 और 3 तिया कितना हो गया 9, लेकिन नेगेटिव होने के कारण ये किस में आने वाला है नेगेटिव में। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर माइनस का 3। कितना हो जाएगा माइनस का 3। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछा गया। बहुत प्यारा सवाल है ना। इस टाइप के सवाल में आपको कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से जैसा सवाल बोला जा रहा है वैसे आप सवाल को हल कीजिएगा, आपका आंसर जरूर आ जाएगा। अब ये बोला गया कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, मान लो पहला संख्या a मान लिया और दूसरा संख्या को मैंने क्या मान लिया b। अब वर्गों का योग बोल रहा है, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 100। फिर सेकेंड में क्या दे रखा है, दोनों के वर्गों में अंतर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 28। अब मैं ये कहूँ कि यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आप कहोगे कि ये प्लस है और ये माइनस, ये आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना बना जाएगा ये, तो आप कहोगे जी 2a का स्क्वायर बराबर 100 में 28 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 128। यदि हम 2 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया आपके पास 64। कितना आ गया 64। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा √64 और √64 की वैल्यू कितना हो जाता है, तो हो जाता है आपके पास 8। मतलब एक संख्या क्या है आपके पास, तो एक संख्या का मान a की वैल्यू कितना मिल गया 8। अब हमको चाहिए b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड दोनों फार्मूला अपना सकते हो। मैं फर्स्ट वाला अपना रहा हूँ। 8 का वर्ग कितना दिया है 64 प्लस b का स्क्वायर ज्ञात करना है और इसकी वैल्यू दोनों का सम कितना दिया है 100। तो b स्क्वायर बराबर, है ना, 64 को हम क्या कर देंगे पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में चले जाएगा, और 100 में यदि हम 64 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 36। मतलब b की वैल्यू कितना आ जाएगा √36 का मतलब क्या है 6। अतः दोनों संख्याओं का योग पूछा गया, तो a का मान आपके पास a प्लस b, a का मान आपके पास 8 है और b का मान 6 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14 इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के सवाल आ जाए, है ना, तो इस टाइप के सवाल को किस टाइप से आपको बनाना। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस टाइप के जब भी सवाल आए इनके पावर को क्या करना है आपको बराबर करना है। जैसे आपके पास है ना 4 स्क्वायर रूट और √3 के ऊपर ये है 3 है ना, और एक संख्या आपके पास इतना दिया गया है। तो हम कहते हैं कि इनके जो पावर है 3 का पावर, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 2 का पावर होता है 6 की पावर और 4 की पावर। इनका क्या निकाल लेते हैं अपन एलसीएम। तब आप देखोगे कि 3 2 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो होने वाला है 12। क्या लिख सकते हैं 12। अब मैं ये मान लो 12 को यदि 3 से भाग देता हूँ शुरू में, है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको। 4 को कैसे लिख सकते हैं अपन कि भाई जो रूट होता है, जो घात होता है, ऐसे रूट में आता है, इसका मतलब होता है 1/3। कितना होता है 1/3, यदि 3 का वहां पर साइन लगा हो। एलसीएम कितना निकला है 12। हम यहाँ पर क्या का गुणा कर देंगे 12 का। सेकेंड वाले में 2 है, केवल रूट का मतलब होता है 1/2 और एलसीएम कितना निकला है 12। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है, 3 के ऊपर कितने की पावर इतना, तो यहाँ पर भी हम 12 का गुणा कर सकते हैं। और आपके पास जो नेक्स्ट अंक है वो है आपके पास 5 और 5 के ऊपर 1 की पावर इंटू कितना हो जाएगा 12।
अब सभी में काट देते हैं, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, तो हो जाएगा 4 की पावर 4 की। इसका मतलब इसका मान कितना होगा 64। फिर हम देखते हैं 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, और 2 के ऊपर यदि पावर 6 का हो ना, 2 के ऊपर पावर कितने का हो 6 का हो, तो इसका मतलब कितना होता है, सॉरी यहाँ पर 64 नहीं होगा, है ना, 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपके पास कितना 256 हो जाएगा। 2 के ऊपर 6 की पावर का मतलब हो जाता है आपके पास 64। नेक्स्ट में दिए गए हैं 6 कम 6 और 6 दूनी 12, मतलब 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 एक कम 4 और 4 तिया 12, मतलब 5 की पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब 125। और वही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब ये है कि आप सबसे पहले बड़े अंक को रखिएगा, उसके बाद उससे छोटे अंक को, और इस प्रकार से आप छोटे छोटे आपको क्या है नीचे जाना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है 256, और 256 आपके पास है ना, ये वाला, ये आगे रहेगा। फिर सेकंड में क्या है 125, 125 किसका है ना, ये सेकंड का है। उसके बाद है आपके पास 64 और सबसे छोटा है √3 वाला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाल के पास कुछ मुर्गियों और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर है तो कुल 142 पैर है, तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं। इस टाइप के सवाल को बहुत आसान तरीके से बताना है। मैं क्या बताया था कि 2 पैर वाले जानवर की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा सिर को दुगना करना है और पैर को आधा करके जैसे आप घटाओगे आपके 2 पैर वाले जानवर की संख्या मिल जाएगी। अब आपके पास टोटल सिर कितने हैं, तो जी आप कहोगे टोटल सिर कितने हैं 43, और 43 का दुगना कितना हो जाएगा 86। पैर कितने हैं टोटल, तो पैर तो 142 है, और इसका आधा करने पर ये कितना हो जाएगा, तो हो जाता है अब 142 का आधा करने पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 71। कितना हो जाएगा 71, है ना। क्या करना है, सिर का दुगना करना है और पैर को आधा कर देना है। और जैसे हम इन दोनों में अंतर करते हैं, क्या करते हैं अंतर, आप 86 में 71 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। तो जैसे आप अंतर करते हो ये आपके 2 पैर वाले जानवर की संख्या है ना। 2 पैर वाले जानवर की क्या है संख्या, आपको डायरेक्ट मिलना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 होता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब हम क्या करते हैं, कोई संख्या होगा, हमको नहीं पता उस संख्या कौन सी है, लेकिन उस संख्या को हम 171 से क्या करते हैं भाग देते हैं। मान लीजिए वो संख्या ए है, तब हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, तो आप कहोगे जी रिमाइंडर बच जाता है, कितना बच जाता है 40 बच जाता है। अब फिर बोला गया है कि यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल में क्या होगा। अब इसी संख्या को हम 171 के बदले किससे भाग देना चाहते हैं 19 से, तो हमारा शेषफल क्या होगा। आपका काम सबसे पहले ये होना चाहिए, क्या 171 19 का मल्टीपल है क्या, है ना, क्या मल्टीपल है। यदि मल्टीपल है तो डायरेक्ट आप, है ना, यदि मल्टीपल है तो डायरेक्ट आप शेषफल में भाग दे सकते हो। लेकिन यदि मल्टीपल नहीं है तो ऐसी गलती कभी मत करना कि मैं डायरेक्ट जो शेषफल बचा है उसमें भाग दे दूं और मुझे शेषफल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मल्टीपल होने पर, गुणज होने पर ही आप उसके शेषफल में भाग दे सकते हो। अब हमको पता है कि 19 निया कितना होता है 171, मतलब 19 का गुणज है, मल्टीपल है कौन सा 171, मतलब हमको गुणा करने की, भाग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उसके सिर्फ शेषफल में 19 से भाग दे दें शेषफल को, तो हमारा जो शेष आएगा वो निकल जाएगा। जैसे 19 कम 19 और 19 दूनी 38, 38 है लेकिन यहाँ पर है 40, तो कितना शेष बच जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट 2। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो मैं इस टाइप के सवाल को ये कहकर निकाल सकता हूँ क्या कि भाई 2 की पावर 50 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पावर 5 × 10 लिखा जा सकता है। सेकंड में 3 की पावर 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 4 × 10। नेक्स्ट 4 की पावर 30 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 × 10। और नेक्स्ट है आपके पास 5 की पावर कितना है 20 है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 10।
इस टाइप के जब भी सवाल आए आपको एक चीज विशेष ध्यान देना है कि इनके पावर को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। पावर को बराबर करते ही आप देख पाओगे कि आपका सवाल आसान हो जाता है। अब मैंने कहा यहाँ पर कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कि जी यहाँ पर तो 10 कॉमन है जो चारों जगह पर है। तो मैं क्या कहता हूँ 10 को छोड़कर जो अदर घात है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। यदि 2 की पावर 5 मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा क्या, और 32 की पावर कितना हो जाएगा, 10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3 है तो 3 के ऊपर 4 की घात मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे जी 81, और 81 की पावर बच जाएगा आपके पास 10। फिर उसी प्रकार 4 है, 4 की पावर 3 है मतलब 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 64 होता है, और पावर कितना बन जाएगा 10। उसी प्रकार 5 के ऊपर 2 की पावर मतलब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और पावर कितना हो जाएगा 10। अब एक चीज बताओ यहाँ पर तीनों का चारों का घात कैसा हो गया, तो चारों के चारों घात 10 के घात में आ गए, मतलब बराबर हो गया। इसका मतलब आप देख सकते हो कि आपके पास जो ये वाला अंक है ना, 81 के ऊपर 10 की पावर, ये सबसे बड़ी संख्या होने वाली है। तो हम देख पाते हैं 4 के ऊपर 3 के ऊपर पावर कितना होना चाहिए, 3 की पावर 40 जो है ये आपके सबसे बड़े अंक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इस टाइप के जो सवाल है ना, कई बार इसमें हमको बोर्ड मास नियम को फॉलो करना पड़ता है। बोर्ड मास का नियम मतलब ये है कि आपको सबसे पहले क्या है ना, सभी को पता होगा कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास सबसे पहले आप क्या हल करना है, आपको ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट। उसके बाद आपको हल करना है ऑफ। ऑफ मतलब कई बार का यूज किया रहता है ना, और इसका मतलब होता है गुणा, है ना। ब्रैकेट मतलब जितने भी छोटे बड़े जितने भी होंगे वो। डी का मतलब होता है डिवीजन या भाग देना होता है ना, भाग करना होगा, यहाँ पर भाग देना रहता है। उसके बाद एम का मतलब हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब यहाँ पर आपको गुणा करना रहेगा। और उसके बाद आपको एडिशन का मतलब जोड़ना है, और लास्ट में आपको क्या करना रहता है, घटाना रहता है। तो इस बोर्ड मास नियम का विशेष ध्यान रखकर इस टाइप के सवालों को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करने की जरूरत नहीं है, या हल कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं क्या इसको, है ना, 4/2 है। इसका मतलब यदि मैं 2 से भाग देता हूं तो कितने बार में कट जाएगा, ये आप कहोगे जी 2 बार में। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 2 प्लस, है ना, 2 माइनस, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो 1 कम 1 और 4 दूनी 8, मतलब क्या लिख सकता हूँ इसको मैं 1/8 लिख सकता हूँ क्या। ठीक, नेक्स्ट नीचे देखिएगा उसी प्रकार यदि यहाँ पर हम भाग देते हैं, हमारे पास 8 है माइनस, है ना, 3 के साथ भाग देते हैं, तो मैं कुछ नहीं करता कि यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक क्या डाल देता हूँ मैं, 1 बना लेता हूँ। और जब ये क्या हो, गुणा में हो, भाग में हो, तो ये अंक गुणा में लाने पर क्या होता है, ऑटोमेटिक पलट जाता है। मतलब 4 का गुणा 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। उसके बाद दिया गया है आपके पास प्लस का 6। अब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 और 8 चौके 32, है ना। और 32 में 1 घटाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं, है ना, इसको और एक बार हल करके 4 माइनस 1/8। और नीचे में हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये हो गया, आपस में जुड़ जाएगा, 8 और 6 कितना होता है, 14, है ना। 8 और 6 कितना होता है, 14, और 14 में हमको कितना घटाना है, तो आपको जी 12 घटा। अब देखो 8 चौके 32, 32 में 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 31/8 हो जाएगा। और आप 14 में 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब आगे हल करने पर 31/8, है ना। अब ये भाग में है और इसको गुणा में बदलने के लिए अंक आपस में क्या होते हैं, पलट जाते हैं। मतलब 1 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो 31 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 कम 31, और 8 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। इसका मतलब 31/16 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि एक ट्रेन अपनी सामान्य गति के 5/6 अनुसार मतलब 10 मिनट लेट हो तो यात्रा सामान्यतः कितने समय में पूरा होगी। मैं एक चीज और बता देता हूं कि मैं यही कहता हूं कि यदि डिस्टेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। डिस्टेंस कैसा हो, कांस्टेंट हो। मतलब ये है कि मान लीजिएगा, है ना, एक छात्र, रुकना है ना, यदि एक छात्र
है ना। एक छात्र मान लो हर दिन है ना घर से स्कूल जाता है ना। मान लीजिएगा पहले दिन अपनी स्पीड वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया, दूसरे दिन वो 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गया। तो हम ये देखते हैं कि जब 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको कुछ समय कम लगेगा, है ना, अपेक्षा किसके, 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड के जाने से अपेक्षा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर दोनों जगह स्पीड आप भले अलग अलग कर लो, लेकिन आपकी जो दूरी है वो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। और जैसे आपकी दूरी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो स्पीड होता है व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है किसके, टाइम के। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, टाइम के। अब क्या करता है एक बच्चा जो नीचे वाला होता है, एक चीज और बता देता हूं कि जो नीचे में होता है वही आपका वास्तविक स्पीड होता है, और ऊपर में जो स्पीड आएगा या तो वो बढ़ा हुआ स्पीड आएगा या तो वो घटा हुआ स्पीड आएगा। अब पहले उसका स्पीड कितना था, तो स्पीड और हमने लिख दिया टाइम। पहले स्पीड था उसका 6, अब स्पीड को कितना कर लिया, 5 कर लिया, तो टाइम जस्ट उल्टा हो जाएगा। टाइम लगेगा, पहले 5 समय का लगता था, अब कितना समय लगेगा, 6 समय। अब यहाँ पर समय दे दिया कि 10 मिनट लेट हो जाता है, मतलब पहले 5 भाग लगता था, अब 6 भाग, मतलब अब 1 भाग क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। मतलब 1 की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, आप कहोगे जी 10 मिनट आ गया। कितना आ गया, 10 मिनट। जब 1 का मान 10 है और वो पूछा गया है कि वास्तविक समय, तो वास्तविक समय तो वास्तविक स्पीड से ही डिसाइड कर सकते हैं ना, कि जब वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता था उसको 5 भाग समय लगता था, है ना। 1 भाग की वैल्यू 10 मिनट, तो बताओ 5 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, तब आप कहोगे जी 50 मिनट। कितना लग जाएगा, 50 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक कार बिना कोई रुकावट के 80 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रही है, परंतु जब रुकावट हो जाती है तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार में उत्पन्न रुकावट की दर ज्ञात कीजिएगा। मतलब ये बोल रहा है कि प्रत्येक घंटे वो कितने मिनट रुकती है। ठीक है, प्रत्येक घंटे कितने मिनट विश्राम करते हैं। अब हम ये देखें कि बिना रुके कार, यदि कार कंटिन्यू चले, या मैं कहूं कि बिना रुके चले, कार जो है बिना रुके चले, तो स्पीड कितनी होती है उसकी, 80 किलोमीटर प्रति आवर होती है, क्या है ना। और रुकने पर उसकी स्पीड कितना हो जा रहा है, तो रुकने पर जो स्पीड है वो हो जाता है उसके 60 किलोमीटर प्रति आवर। कितना हो जाता है, 60 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है। मतलब मैं काट कर देखूं आप ये देख पाओगे, ये हो जाएगा 20 चौके 80, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दिया 60। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले प्रत्येक घंटे 4 भाग चलता था, और रुकने के कारण कितना चलने लगा, 3 भाग। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर 1 भाग क्या हो गया, रुकावट में चले गया। किसमें चले गया, रुकावट में चले गया। किसमें, 4 भाग में से इंटू, क्योंकि आपके पास 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 4 एकम 4 और 15 चौके 60। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक घंटे वो व्यक्ति कितने मिनट का विश्राम कर लेता था, तो आप कहोगे जी 15 मिनट तो रुक ही जाता था। तो नेक्स्ट सवाल, बाकी के जो मैथ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, है ना। और हमारा नया बैच 8 जून से स्टार्ट हो रहा है मैथ्स का। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच में उपलब्ध है। अधिक संपर्क के लिए हमारे कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल में संपर्क कर सकते हैं। ओके।